बचाओ भैया। वो आवाज फिर आई, इस बार और भी ज्यादा साफ और दर्दनाक। आर्यन का दिमाग कह रहा था कि यह एक चाल है, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था। अंधेरा गहरा हो चुका था और हवेली के पीछे का जंगल किसी विशाल काले मुंह वाले राक्षस की तरह खड़ा था, जो सब कुछ निगलने को तैयार हो। आर्यन ने एक भारी लोहे की रॉड उठा ली, जो बाउंड्री वॉल्स के पास पड़ी थी। हथियार हाथ में होने से उसे थोड़ी हिम्मत मिली। उसने टॉर्च, जो खुशकिस्मती से उसकी जेब में थी और टूटी नहीं थी, जलाई और झाड़ियों के बीच घुस गया। हवा एकदम बंद थी। जंगल में अजीब सा सन्नाटा था, न झींगुरों की आवाज न उल्लुओं की। बस उसके अपने पैरों के नीचे सूखे पत्तों के टूटने की चर्र-मर्र गूंज रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, वो रोने की आवाज अपनी जगह बदल रही थी। कभी लगता वह दाईं ओर से आ रही है, कभी बाईं ओर से। कौन है वहां? सामने आओ, आर्यन चिल्लाया। अचानक पेड़ के ऊपर से कुछ गीला आर्यन के कंधे पर टपका। उसने हाथ लगाकर देखा, चिपचिपा, गाढ़ा और लाल खून। आर्यन ने घबराकर ऊपर टॉर्च की रोशनी मारी। पेड़ की सबसे निचली डाल पर एक बिल्ली लटकी हुई थी, मरी हुई। उसकी आंखें खुली थीं और वो सीधे आर्यन को घूर रही थी। लेकिन डर की बात ये नहीं थी। डर की बात ये थी कि बिल्ली का शव झूल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। पेंडुलम की तरह दाएं बाएं दाएं बाएं आर्यन उल्टे पांव पीछे हटने लगा। तभी उस पेड़ के पीछे से एक परछाई निकली। वो कोई साया नहीं, एक इंसान था। फटे पुराने कपड़े, बिखरे हुए बाल और पागलपन भरी आंखें। आर्यन ने अपनी रॉड तान दी। कौन हो तुम? वो आदमी हंसा, एक सूखी खड़खड़ाती हुई हंसी। ये वही पागल भिखारी था जिसका जिक्र गांव वाले अक्सर डरते डरते करते थे। भोला। भोजन उसका भोजन। भोला ने मरी हुई बिल्ली की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो आज बहुत भूख है छोटे मालिक। तुमने किया ये सब? आर्यन ने गुस्से और डर के मिले जुले भाव से पूछा। वो रोने की आवाज तुम निकाल रहे थे? भोला का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों में दहशत तैर गई। वो दौड़कर आर्यन के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। नहीं नहीं, भोला आवाज नहीं निकालता। भोला तो बस उसे शांत करने आता है। अगर उसे भोग नहीं मिला तो वो गांव में घुसेगी, जैसे कल रात घुसी थी। आर्यन ने अपना हाथ छुड़ाया। कौन है वो? साफ साफ बताओ। भोला ने हवेली की तरफ उंगली उठाई। वो जो इंतजार कर रही है। मंजुलिका? नहीं, उसका नाम नहीं लेते। नाम लेने से वो सुन लेती है। भोला बड़बड़ाने लगा। तुमने गलती की। तुमने तहखाने की चाबी ढूंढ ली ना? मैंने देखा, तुम्हारी आंखों में उसकी परछाई दिख रही है। आर्यन को याद आया कि दादाजी की डायरी में भी तहखाने का जिक्र था। तुम्हें तहखाने के बारे में क्या पता है? आर्यन ने पूछा। इससे पहले कि भोला कुछ बोल पाता, पेड़ के ऊपर से सैकड़ों कौओं के उड़ने की आवाज आई। कांव कांव कांव। आसमान काला हो गया। वे सारे कौवे पेड़ छोड़कर आर्यन और भोला के ऊपर मंडराने लगे। भागो! भोला चिल्लाया। वो आ रही है। उसे पता चल गया कि तुम यहां हो। अचानक तेज आंधी चलने लगी। धूल और सूखे पत्ते बवंडर की तरह उड़ने लगे। आर्यन की टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। उसे लगा जैसे पेड़ की जड़ें जमीन से निकलकर सांपों की तरह उसकी तरफ बढ़ रही हैं। भोला ने आर्यन को धक्का दिया। जाओ हवेली में, आग जलाओ। आग ही उसे रोक सकती है। आर्यन नहीं जानता था कि वो क्यों मान रहा है, लेकिन उसने दौड़ लगा दी। वह जंगल चीरता हुआ वापस हवेली की तरफ भागा। पीछे से उसे भोला की चीख सुनाई दी। छोड़ दे मुझे, मैंने तुझे खाना दिया था, छोड़ दे। आर्यन ने मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वो बस दौड़ता रहा। झाड़ियां उसके कपड़े फाड़ रही थीं, कांटे उसके चेहरे को छील रहे थे। वो हवेली के पिछले दरवाजे पर पहुंचा। हांफते हुए उसने दरवाजा खोला और अंदर गिर पड़ा। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और भारी सोफा खिसकाकर दरवाजे के आगे लगा दिया। बाहर भोला की चीखें अब बंद हो चुकी थीं। फिर से वही गहरा सन्नाटा। आर्यन रसोई के फर्श पर बैठा था। उसका दिल हथौड़े की तरह बज रहा था। उसने अपनी जेब टटोली। माचिस। उसे आग जलानी थी। भोला ने कहा था, आग। उसने आसपास पड़े पुराने अखबार इकट्ठे किए
और उन्हें जलाने की कोशिश की। उसके हाथ इतना कांप रहे थे कि तीली बार बार बुझ रही थी। जैसे तैसे एक तीली जली। उसने आग लगाई, आग की लपटें उठीं और थोड़ी रोशनी हुई। उस रोशनी में आर्यन ने देखा कि वह अकेला नहीं है। रसोई के दूसरे कोने में, जहां अंधेरा था, फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान बाहर से नहीं आए थे, वे तहखाने के उस खुफिया दरवाजे से निकल कर आ रहे थे जो रसोई के फर्श पर कालीन के नीचे छिपा था। कालीन हटा हुआ था और तहखाने का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से घुप अंधेरे में से किसी के ऊपर चढ़ने की आवाज आ रही थी। धप धप धप, सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज। आर्यन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह रसोई के कोने में दुबक गया, हाथ में वही लोहे की रॉड पकड़े। कदमों की आवाज ऊपर आई और रुक गई। तहखाने के अंधेरे से एक चेहरा ऊपर आया, लेकिन यह कोई भूत नहीं था। यह एक कुत्ता था, एक खूंखार काला कुत्ता जिसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। उसके मुंह से लार टपक रही थी और उसके गले में वही लाल धागा बंधा था जो आर्यन ने पीपल के पेड़ पर देखा था। कुत्ता गुर्राया और धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ा। तभी हवेली के मुख्य हॉल से फोन की घंटी बजी। ट्रिंग ट्रिंग। ये नामुमकिन था। लैंडलाइन बरसों से डेड था। कुत्ता आवाज सुनकर रुका। उसने एक बार आर्यन को देखा और फिर अंधेरे में वापस तहखाने के अंदर कूद गया। फोन लगातार बज रहा था। ट्रिंग ट्रिंग। आर्यन सम्मोहन की हालत में उठा और हॉल की तरफ बढ़ा। उसने धूल से अटा पड़ा रिसीवर उठाया। हाँ, हेलो। उधर से कोई आवाज नहीं आई, बस सांस लेने की भारी आवाज थी। फिर एक जानी पहचानी आवाज आई, उसके दादाजी की आवाज। आर्यन, मेरी बात ध्यान से सुन। जो भी हो जाए, सुबह 3 बजे तक जागते रहना। अगर 3 बजे से पहले तेरी आंख लगी तो तू कभी नहीं उठेगा। लाइन कट गई। आर्यन ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। घड़ी बंद थी, लेकिन उसकी सुइयां अपने आप घूम रही थीं। और फिर वे सुइयां एक समय पर आकर रुक गईं। रात के 12 बजे। अमावस की रात का असली खेल अब शुरू होने वाला था।